Good morning, students. I am Naveen, Assistant Professor of Commerce, Government College for Women, Gohana. Today we will discuss about income from other sources. Students, जैसा कि आपको पता है, इनकम के 5 हेड्स हैं. नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी. नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. नंबर 4, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. एंड नंबर 5, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. जो ऊपर के 4 हेड्स में जो इनकम नहीं आएगी वो डेफिनेटली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी. इनकम बहुत सारी तरह की होती हैं, क्योंकि इनकम टैक्स लीगल और इलीगल दोनों तरह की इनकम को असेस करता है. और बहुत सारी इनकम है तो उनको लिखने में आसानी हो सके, इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट अंडर 1961 में जो है इनकम की कैटेगरीज बना रखी है. 5 कैटेगरीज में इनकम को बांटा है, तो हर तरह की इनकम किसी ना किसी कैटेगरी में जरूर आएगी. तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी वो जो मेन इनकम है आती है वो इस प्रकार से है. एक आप कह सकते हो डिविडेंड. डिविडेंड की इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है. बड़ी ही इम्पोर्टेंट और जो है कॉमन इनकम है डिविडेंड. डिविडेंड मिलता है शेयर्स के ऊपर. शेयर होल्डर्स को मिलने वाली जो पेमेंट्स हैं किसी भी कंपनी से, कोई बेनिफिट्स हैं, वो डिविडेंड कहलाता है. ये कैश में भी हो सकता है और काइंड्स में भी हो सकता है. डिविडेंड जो है वो डिम्ड भी हो सकता है. तो डिविडेंड के आप कह सकते हो एनी डिस्ट्रीब्यूशन विच डिक्रीज द एसेट्स ऑफ ए कंपनी. जो एसेट्स की कंपनी के एसेट्स को डिक्रीज करे वो डिविडेंड है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स ऑफ सर्टिफिकेट टू इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स दे देते हो या डिबेंचर्स दे देते हो, वो भी डिविडेंड है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर आपने बोनस दे दिया तो वो भी डिविडेंड कहलाएगा. एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इट्स लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. जितने तक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वहां तक अगर किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है शेयर होल्डर को, तो वो भी हमारा डिविडेंड कहलाएगा. एनी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से अगर आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके पेमेंट करते हो तो वो भी डिविडेंड कहलाएगा. और इसमें एक और बात कहा कि भाई डिविडेंड के अंदर क्या क्या शामिल नहीं होगा. कई बार गलती हो जाती है कि भाई हम किसी को भी डिविडेंड मान लेते हैं. तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर इश्यू किया जाए तो वो डिविडेंड नहीं है. डिस्ट्रीब्यूशन मेड ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर फॉर द फुल कंसिडरेशन इफ दे हैव नो राइट टू रिसीव द अमाउंट ऑफ सरप्लस. अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सरप्लस में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं था, और आपने उसको हिस्सा दिया लिक्विडेशन पर, तो ये डिविडेंड नहीं कहलाएगा. पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर इन कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय द कंपनी अंडर बायबैक. बायबैक प्रोसेस में भी जो आप शेयर वापस परचेज करोगे वो भी डिविडेंड नहीं कहलाएगा. अब डिविडेंड कौन कौन सा होता है. नॉर्मल डिविडेंड होता है एक, कंपनी जिसे फाइनल डिविडेंड बोलते हैं. कंपनी की जो बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें उसको डिक्लेयर किया जाता है. एक होता है कम्युलेटिव डिविडेंड. अगर कंपनी इस साल डिविडेंड नहीं पे कर रही तो उस बदले कंपनी जो है उसे एक्युमुलेट करेगी, यानी उसके हिस्से का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर तक के लिए फॉरवर्ड कर देगी और नेक्स्ट ईयर वाले अमाउंट में जुड़ जाएगा. इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में अगर डिविडेंड दे दिया जाए तो. डिम्ड डिविडेंड. डिम्ड डिविडेंड में सभी जो पॉइंट आए थे कि भाई कंपनी के लिक्विडेशन पर अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट है और उसको हिस्सा दे देते वो डिविडेंड माना जाएगा. और इक्विटी शेयर होल्डर को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स दे दे वो डिविडेंड माना जाएगा. पीछे कुछ पॉइंट आए थे वो सारे डिविडेंड के पॉइंट थे. डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल. डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल होता है. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल नहीं होता. और फॉरेन कंपनी से डिविडेंड टैक्सेबल होता है अगर वो इंडिया में टीडीएस के बाद भेजा ना जाए, और टीडीएस के बाद भेजा गया तो एक्सेप्ट होगा. सिंपल सी बात है, अगर डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी आ जाए तो आपका टैक्सेबल ही होगा वो, और कुछ नहीं करना उसमें.
डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज टोटली एग्जेम्प्टेड, लिख दिया इसने। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया, वेयर एज डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज डीम्ड टू बी अर्नड इन अब्रॉड। इंडियन कंपनी से डिविडेंड इंडिया में अर्न किया समझा जाता है। अब इसने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, जो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इज एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्ट होता है ये। डिविडेंड इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी मानो इनको भी। इनकम ऑन ऑल नोटिफाइड सर्टिफिकेट इज एग्जेम्प्ट। नोटिफाइड सर्टिफिकेट होते हैं कुछ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है जैसे, इस तरह से और भी है। 5 बॉन्ड है जिनके ऊपर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, जैसे इसमें है नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, रिलीफ बुक्स। इनकम ऑन अदर बॉन्ड्स इज टैक्सेबल, इनको छोड़ करके बाकी भी टैक्सेबल होती है। पोस्ट ऑफिस सेविंग, कम्युलेटिव टाइम डिपॉजिट, और पोस्ट ऑफिस में जो आपका जब डिपॉजिट है उसकी सेविंग अकाउंट पर भी इंटरेस्ट की छूट होती है, 10,000 रुपए तक। अब ये चेंज हो गया है। Income on FD is also exempt if FD according to FD rules। FD rules 1968 के अकॉर्डिंग FD है तो वो exempt होती है। Income on special deposit, इनकम ऑन स्पेशल डिपॉजिट स्कीम 1981, इसमें भी एग्जाम्प्ट होता है अगर इसके तहत इनकम हुई है तो। कुछ सिक्योरिटीज भी है जिन पे एग्जाम्प्ट होता है, क्योंकि सिक्योरिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, इस चैप्टर के अंदर। सिक्योरिटीज दो तरह की है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कमर्शियल सिक्योरिटीज, नॉन गवर्नमेंट कह सकते हो आप। गवर्नमेंट में भी दो है, टैक्स फ्री और टैक्स लेस, सॉरी लेस टैक्स। टैक्स फ्री होगी, लेस टैक्स हो गई। एक होती है टैक्स लेस, एक होती है लेस टैक्स। टैक्स फ्री तो टैक्स लेस हो गई, और इसके अलावा लेस टैक्स। दोनों में यही है, गवर्नमेंट में भी और कमर्शियल में भी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, तो टैक्स फ्री जो सिक्योरिटी होगी ना, टैक्स होता ही नहीं उसपे, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, या एग्जेम्प्ट होती हैं, तो इनको ग्रोस अप करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनके ऊपर टीडीएस नहीं कटता, इनकम ग्रोस अप होती ही नहीं इसकी, और टैक्सेबल इनकम में तो शामिल होने का मतलब ही नहीं। लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेस टैक्स में आ जाता है भाई इनकम ऑन दिस सिक्योरिटीज टैक्सेबल, इन पे होने वाली इनकम टैक्सेबल होगी, तो और टीडीएस भी कटेगा। टीडीएस वाज नॉट डिडक्टेड, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी टीडीएस नहीं कटेगा इस पे, टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी। दिस इनकम कैन नॉट बी क्रॉस्ड अप, क्योंकि टैक्स ही नहीं कटा तो ग्रॉस अप किससे करेंगे। कमर्शियल सिक्योरिटीज, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी, कॉर्पोरेशन, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इसे इशू कर सकता है। टैक्स फ्री हैं कुछ, टैक्स फ्री है। इनकम ऑन दिस सिक्योरिटी इज टैक्सेबल, इन पे होने वाली इनकम टैक्सेबल होती है। देयरफॉर इट शुड बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, इनके ऊपर टीडीएस कटेगा हमेशा, तो इसे ग्रॉस अप करने की जरूरत पड़ेगी। लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटी टैक्सेबल होती है भी, टैक्सेबल इनकम में शामिल होंगी। टीडीएस कटेगा अगर इनकम 5,000 से ज्यादा हो तो। इनकी इनकम को ग्रॉस अप किया जाएगा, आपका कुछ वर्ड मिलेंगे, नेट, रिसीव्ड, कलेक्टेड, इस तरह के वर्ड मिलेंगे, आपको पता लग जाए कि भाई इस पे टैक्स कटा हुआ है। ग्रॉस अप का प्रोविजन कैसे है, जैसे 2 लाख रुपए के डिवेंचर है, 15% इसके ऊपर क्या है इंटरेस्ट है, वो आपका 30,000 हो गया। अगर 30,000 में से 20% टैक्स है तो आपका 24,000, आपकी इनकम मिलेगी 24,000। अब आपका जो 24,000 है ना, ये नेट वैल्यू है आपकी इंटरेस्ट की, आपने ग्रोस इंटरेस्ट मिला 30,000। आप इसे ग्रोस अप कैसे करोगे, आप ग्रोस अप करोगे 24,000 गुणा 100 डिवाइड बाय जो रेट थी 20, आपका वैल्यू आ जाएगी 30,000 वापस, तो ये ग्रोस अप है। इस साइड में कुछ आपको डिडक्शंस मिलती है कलेक्शन चार्जेज की। केवल टैक्सेबल जो इनकम है जिसे कलेक्ट करने में आपको दिक्कत हुई है, उस टैक्सेबल इनकम को कलेक्ट करने में जो आपका खर्चा लगा है उसकी डिडक्शंस आपको मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन प्रीवियस ईयर के लोन पे आपको, प्रीवियस ईयर का जो आपका लोन होगा ना उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी।
इफ इन्वेस्टमेंट वाज मेड विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग लोन से अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो। एक्सपेंस ऑन फिक्स एसेट्स पे होने वाला एक्सपेंसेस है रिपेयर मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन, इसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम की मिल जाएगी, रेंट की मिल जाएगी, लोकल टैक्स की मिल जाएगी। फैमिली पेंशन है तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड एज डिडक्शन, 1/3 ऑफ ग्रॉस पेंशन या फिर 15,000 जो भी कम हो दोनों में से। सबलेटिंग हाउस है तो रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस पेड बाय टेनेंट ऑन दिस सबलेट पोर्शन ऑफ द हाउस आर अलाउड एज डिडक्शन। अगर आपने आगे किराए पे दे रखा तो मकान। Any revenue expenses which are incurred exclusively for the purpose of earning income from other source, अदर सोर्स की इनकम को अर्न करने के लिए जो आपने खर्चा कर रखा है वो आपका अलाउड है। इसी तरह से आप देख लेना डिडक्शंस कौन सी अलाउड नहीं है। जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए एसएससी के रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ इनकम, पर्सनल का अलाउड नहीं है। कलेक्शन चार्जेज ऑन एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं है अलाउड, क्योंकि टैक्सेबल इनकम को कलेक्ट करते टाइम खर्चा है वही अलाउड होगा। वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स कोई डिडक्शन नहीं। पेमेंट ऑफ अलाउड एक्सपेंडिचर इन अब्रोड इफ टीडीएस वाज नॉट डिडक्टेड, अगर टीडीएस नहीं कटा हुआ फॉरेन की इनकम भी आपकी जो है टैक्सेबल होगी। इफ कैश पेमेंट इज मोर देन 20,000, 20,000 से ज्यादा कैश पेमेंट होगी। अब ये जो बढ़ करके 35,000 हो गई चेक से और 20,000 है कैश पेमेंट, ये भी आपकी अलाउड नहीं होगी। एक्सपेंसिव विच आर कंसर्न्ड विद द कैजुअल इनकम पे होने वाले खर्चे भी अलाउड नहीं होंगे आपके। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑल दोज एक्सपेंसिव विच आर नॉट कंसर्न्ड विद द सैड, जो सैड से संबंधित है वो भी अलाउड नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।